नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं डी सर, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। मित्रों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स से क्वेश्चन से सिलेक्ट किए हैं और कोई स्पोर्ट्स बचा नहीं है इसमें। हर खेल कूद से मैंने क्वेश्चन इसमें लिए हैं और वो क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हर एग्ज़ाम में। और जो लोग केबीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने उसी पैटर्न पे क्वेश्चन लिए हैं। तो इस वीडियो को कतई मिस ना करें, आप ज़रूर अंत तक देखें। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको समय से मिलते रहें। तो चलिए मित्रों, आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, युकी भांवरी का संबंध किस खेल से है। बताना है जो युकी भांवरी एक खेल है, इसका संबंध किससे है, किस तरीके का खेल है ये। ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी तैराकी, ऑप्शन डी क्रिकेट। बताना है युकी भांवरी का संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टेनिस। युकी भांवरी का जो संबंध है वो टेनिस से है, तो ध्यान रखें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सिनेमा, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी खेलकूद, ऑप्शन डी विज्ञान। बताना अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खेलकूद। हमेशा ध्यान रखिए कि जो अर्जुन पुरस्कार है ये खेल कूद के लिए ही दिया जाता है। मित्रों, अर्जुन पुरस्कार यदि पूछा जाता है तो ये खेल कूद से संबंधित है, स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। बताना है कि जो डीसीएम ट्रॉफी है ये कौन सा ऐसा खेल है जिससे ये ताल्लुकात रखती है। तो ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी गोल्फ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फुटबॉल। मित्रों, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है ये फुटबॉल से है। फुटबॉल के मैच में ये ट्रॉफी दी जाती है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन सी फुटबॉल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी बिलियर्ड्स, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी तैराकी। बताना कि माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है, किस खेल से ताल्लुकात रखता है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तैराकी। मित्रों, ध्यान रखना है आपको ये चीज़ें। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंध रखती हैं। तो ये तैराकी से है, यानी कि स्विमिंग से इसका ताल्लुकात है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ। यानी ये बताना है कि कब से, किस सन से अर्जुन पुरस्कार देना शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1899, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1997। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी मित्रों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1961, यानी कि 1961 से अर्जुन पुरस्कार लगातार दिया जा रहा है। तो आप ये ध्यान रखें, वो भी खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी शतरंज। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिकेट।
मित्रों ध्यान रखें, जो सर डॉन ब्रैडमैन थे, इन्होंने क्रिकेट के फील्ड में बहुत नाम कमाया है, काफ़ी जाने पहचाने हैं, ये नामी ग्रामी हैं सर जॉन ब्रैडमैन। तो इनको ध्यान रखें, ये क्रिकेट से जुड़े हैं, क्रिकेट के फील्ड में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों यानी 2012 में रजत पदक प्राप्त किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए विजय कुमार, ऑप्शन बी राज्यवर्धन सिंह राठौर, ऑप्शन सी मानवजीत सिंह संधू और ऑप्शन डी समरेश जंग। बताना है आपको भारत के किस निशानेबाज ने, यानी कि भारत के वो कौन से निशानेबाज थे जिन्होंने लंदन ओलंपिक खेलों में, जो कि 2012 में हुए थे, रजत पदक प्राप्त किया था, रजत पदक प्राप्त किया था। बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजय कुमार। ध्यान रखें कि जो लंदन में ओलंपिक गेम हुए थे 2012 में, तो विजय कुमार एक बहुत बड़े निशानेबाज हैं जिन्होंने रजत पदक को प्राप्त किया था। तो विजय कुमार आप नाम ध्यान रखें इस फील्ड में। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो मित्रों आप ध्यान रखें कि जो स्पर्श रेखा है वो कबड्डी से होती है। आपने देखा होगा कबड्डी में एक टीम जो उधर उस साइड में हो जाती है, अपोजिट में एक टीम इधर हो जाती है, दोनों अपोजिट में होती हैं, बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दी जाती है, उसी को बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा हमेशा होती है कबड्डी में, क्योंकि कबड्डी में उस लाइन को पार करना होता है, टच करना होता है। तो आप ध्यान रखें। तो ऑप्शन तैराकी, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी मुक्केबाजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कबड्डी। तो स्पर्श रेखा कहीं आ जाता है, पूछ दिया जाता है कि किस खेल से ये ताल्लुकात रखती है, किस खेल से संबंधित है स्पर्श रेखा, तो तुरंत आपको बताना है ये कबड्डी, क्योंकि कबड्डी में ही एक स्ट्रेट लाइन को टच करना होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस बताना है 2012 के पुरुष एकल विजेता कौन है? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी राजवर्धन सिंह राठौर, ऑप्शन सी मैक्स मिर्नुई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। मित्रों ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, नामी ग्रामी हैं। तो इन्होंने ही पुरुष एकल का खिताब जीता था 2012 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में। तो ये नाम ध्यान रखें आप, नोवाक जोकोविच। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 सेकेंड्स, ओनली 3 सेकेंड्स ध्यान रखें। 3 सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है? यानी 3 आ जाता है, सेकेंड्स आ जाता है। तो आप ध्यान रखें कि ऑप्शन ए मुक्केबाजी, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी बिलियर्ड्स, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बास्केटबॉल से। जो बास्केटबॉल है उसका संबंध है 3 सेकेंड से। 3 सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका बास्केटबॉल से। कहीं भी सेकेंड में आ जाता है, पूछ दिया जाता है 3 सेकेंड है, तो 3 सेकेंड का मतलब हो गया सीधा सीधा संबंध उसका बास्केटबॉल से है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? यानी जो ईरानी कप है इसका डायरेक्ट संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी फुटबॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताना ईरानी कप का संबंध किस खेल से है, किस खेल में ईरानी कप दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिकेट।
यानी ईरानी कप का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। ध्यान रखिए, ईरानी कप आ जाता है वर्ड तो सीधा सीधा उसका ताल्लुकात क्रिकेट से है। तो आप ध्यान रखें, ये वर्डिंग यानी जो शब्दावली है इसको आप ध्यान रखने, रट लीजिए इसको। ईरानी कप का सीधा संबंध है मित्रों क्रिकेट से। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सानिया मिर्जा, बहुत जाना पहचाना नाम है, बच्चा बच्चा जानता है सानिया मिर्जा को। सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? आए दिन पेपर में, न्यूज़पेपर में, टीवी में दिखाया जाता है। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है, यानी बताना है कि कौन सा खेल है जो सानिया मिर्जा खेलती हैं। ऑप्शन ए एथलेटिक्स, ऑप्शन बी लॉन टेनिस, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक छोटा बच्चा भी जानता होगा सानिया मिर्जा को। फोटो आ जाए सामने तो आप पहचान लेंगे सानिया मिर्जा। बैट लिए रहती हैं ऐसे हाथ में सानिया मिर्जा। तो इसका संबंध बताना है किस खेल से, किस खेल के लिए चर्चित हैं ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लॉन टेनिस खेलती हैं सानिया मिर्जा। कभी पूछ दिया जाए कि कौन सा खेल खेलती हैं, किस खेल से संबंध है इनका सानिया मिर्जा का, तो आप बता दें लॉन टेनिस। लॉन टेनिस खेलती हैं, उसकी एक्सपर्ट हैं ये सानिया मिर्जा। आप ध्यान रखें, सानिया मिर्जा का सीधा ताल्लुकात है लॉन टेनिस से, और कोई नहीं। लॉन टेनिस खेलती, तो आप दिमाग में, जहन में बैठा लें इसको। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया है, अपर कट किस खेल से संबंध। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसी ही वर्डिंग पूछी जाती है जो कंफ्यूजनल होती है, बस आपको रट लेना है। तो अपर कट आ गया तो कौन सा खेल है, अपर कट आ गया तो कौन सा खेल है, अपर कट किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए बॉक्सिंग, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी तैराकी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बॉक्सिंग। अपर कट वर्ड आ गया है, शब्दावली आ गई है, तो सीधा सीधा बॉक्सिंग। ध्यान रखिए, अपर कट का मतलब बॉक्सिंग, यानी कि अपर कट आ गया तो कौन सा खेल हो जाएगा, बॉक्सिंग हो जाएगा। यानी ध्यान रखें ऑप्शन ए फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है। बताना, जो खो खो खेल होता है वो कितनी क्रॉस लेंस होती हैं। क्रॉस लेंस बतानी, जो लेंस लाइंस होती हैं वो कितनी क्रॉस होती हैं उसमें। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 8 क्रॉस लेंस होती हैं खो खो में। ध्यान रखें, खो खो आ जाता है तो कितनी उसमें क्रॉस लेंस होती हैं, 8 होती हैं, 8। ध्यान रखें खो खो में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। ये तो बच्चा बच्चा जानता है हॉकी का जादूगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए विजय कुमार, ऑप्शन बी समरेश जंग, ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद। इन्हें हॉकी का जादूगर क्यों कहते हैं, इसकी वजह है, रीजन है। जब ये हॉकी से बॉल को रोकते थे तो बॉल इनकी हॉकी की नोक पर नाचती थी, है ना, इसलिए इनको हॉकी का जादूगर कहते थे। क्योंकि वो स्टाइल थी इनकी, वो एक कला थी कि बॉल को कैसे रोकना है। तो इस तरीके से जो है वो हॉकी की नोक पर बॉल नाचा करती थी, इसलिए इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को तो ध्यान रखें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है। हॉकी का खिलाड़ी नहीं है, 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पृथ्वीपाल सिंह, ऑप्शन बी अशोक कुमार, ऑप्शन सी GS रामचंद्र, ऑप्शन डी बलवीर सिंह। अब इसमें पूछ दिया है कि कौन सा खिलाड़ी हॉकी का नहीं है, यानी जो हॉकी खेलता ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी GS रामचंद्र। GS रामचंद्र जी जो क्या है, हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, इन्होंने हॉकी नहीं खेली है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका, किस खिलाड़ी को वर्ष 2012 का
राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। यानी कि 2012 की बात हो रही है, वो कौन सा ऐसा खिलाड़ी था जिसे राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान दिया गया था। तो ऑप्शन ए योगेश्वर दत्त, ऑप्शन बी सुशील कुमार, ऑप्शन सी विजयन कुमार, ऑप्शन डी विजेंदर सिंह। बताना है कौन से वो ऐसे खिलाड़ी थे जो वर्ष 2012 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त को 2012 में राजीव गांधी खेल रत्न प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है। अंतर्राष्ट्रीय वर्ड लगा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बताने, प्रेसिडेंट कौन हैं। ऑप्शन ए जॉर्ज बुश, ऑप्शन बी जैक्स रोगे, ऑप्शन सी जॉफ हावर्थ, ऑप्शन डी किम ह्यूज। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जैक्स रोगे हो जाएगा। ध्यान रखें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पूछा जाता है तो जैक्स रोगे, ध्यान रखें, इसको लर्न करने रट डालें अच्छे से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया है, लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते रहे। 2012 की बात है और 30वें ओलंपिक खेलों की बात हो रही, तो सर्वाधिक जो स्वर्ण पदक जीते थे वो किस देश ने अपने नाम किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक 2012 में 30वें ओलंपिक में अपने नाम किए थे। तो अमेरिका राइट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कनाडा का बताना, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, यानी नेशनल गेम ऑफ कनाडा। ऑप्शन ए बेसबॉल, ऑप्शन बी आइस हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइस हॉकी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो आइस हॉकी हो जाएगा, आइस हॉकी वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इसको बिल्कुल रट लें अच्छे से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन ए आइस हॉकी, ये तो कनाडा का है। ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी बेसबॉल, ऑप्शन डी हैंडबॉल। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेसबॉल। बेसबॉल जो खेल है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नेशनल गेम है। तो इसको आप ध्यान रखें, बेसबॉल को संयुक्त राज्य अमेरिका पूछा जाता है तो बेसबॉल बताना है आपको, इसको भी रट लें अच्छे से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बेसबॉल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। इंडिया की बात कर लेते हैं। भारत का बताना है राष्ट्रीय खेल, यानी कि नेशनल गेम ऑफ इंडिया, विच इज ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल, ये तो मालूम ही होगा इंडियंस को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो इसको आप ध्यान रखें, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, यानी जापान में कौन सा खेल है जिसे नेशनल गेम कहा जाता है। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी जूडो। जापान का बताना है मित्रों, जापान का राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम ऑफ जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जूडो।
जूडो जापान का है, वो राष्ट्रीय खेल के दर्जे में आता है, तो आप ध्यान रखें राष्ट्रीय खेल जापान का जूडो हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? यानी कि जो इसका जन्म हुआ था पोलो खेल का वो भारत में हुआ था, लेकिन भारत के किस राज्य में पोलो स्टार्ट हुआ था सबसे पहले? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी कर्नाटका। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में सबसे पहले हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। पोलो खेल सबसे पहले मणिपुर में स्टार्ट हुआ था, यानी मणिपुर की देन है ये, तो ध्यान रखें पोलो आ जाता है तो बताना है मणिपुर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? अब बताना है कि भारत में सबसे पहले जो पोलो खेल खेला गया था वो किन लोगों ने खेला था? ऑप्शन ए तुर्क, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी यूनानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताना है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था सबसे पहले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुर्क। यानी जो तुर्क लोग थे सबसे पहले तुर्की ही खेलते थे पोलो, तो तुर्कों ने इसको प्रारंभ किया था भारत में सबसे पहले, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आपको बता दें अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? फादर ऑफ क्रिकेट। फादर ऑफ क्रिकेट यानी कि कबड्डी खेल का जन्मदाता, कबड्डी का पिता किसे कहते हैं? कौन से देश को कहते हैं? सबसे पहले किस देश ने कबड्डी को शुरू किया था? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। कबड्डी खेल का जन्मदाता कौन सा देश? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। भारत ही वो देश है जहां सबसे पहले कबड्डी खेली गई थी, यानी कबड्डी को जो जन्म देने वाले हैं वो भारत देश है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? यानी बताना है कि वो कौन सा ऐसा देश है जहां सबसे पहले शतरंज खेला गया था, फादर ऑफ चेस। यानी कि ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इंग्लैंड। फादर ऑफ चेस बताना है सबसे पहले किस देश ने शतरंज को जन्म दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। भारत ही वो देश है जहां सबसे पहले शतरंज खेला गया था। जैसे कबड्डी सबसे पहले भारत में खेली गई थी, भारत की देन है, और शतरंज भी भारत की देन है, तो शतरंज खेल का जन्मदाता भारत देश हुआ, ध्यान रखें इसको, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी कि क्रिकेट खेल का जन्मदाता, फादर ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी सबसे पहले, किस देश ने खेला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंग्लैंड। यानी जो इंग्लैंड है वो क्रिकेट का फादर कहा जाता है, क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है इंग्लैंड को। सबसे पहले क्रिकेट खेली गई थी तो इंग्लैंड में, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण यानी कि सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई है? सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत बतानी कहाँ हुई है? तो ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी भारत। क्रिकेट के आधुनिक संस्करण की बात कर रहे हैं, सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया से सुपरमैक्स क्रिकेट की शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? अच्छा क्वेश्चन है ये। वाटर पोलो जो खेल है, एक पक्ष में बताना है, एक पक्ष में, एक साइड में, यानी एक पक्ष की टीम में खिलाड़ियों की संख्या कुल कितनी होती है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। एक पक्ष में 7 होते हैं। बात करें यदि दोनों पक्षों की तो 14 खिलाड़ी हो जाएंगे। पोलो खेल, वाटर पोलो की बात कर रहे हैं, पोलो की नहीं, वाटर पोलो की। तो ध्यान रखें, वाटर पोलो आ गया तो एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। ध्यान रखें, दोनों पक्ष पूछ दिए जाएं तो इसका डबल हो जाएगा, 14 खिलाड़ी हो जाएंगे। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? ये सिर्फ पोलो पूछा है, वाटर पोलो नहीं। ध्यान रखें, कंफ्यूजन हो जाती कि पोलो की वाटर पोलो है। पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 9। तो पोलो में बताना है प्रत्येक पक्ष में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। यानी कि प्रत्येक पक्ष में बता रहे हैं 4 खिलाड़ी होते हैं। 4 और 4 का मतलब हो जाता है 8। दोनों पक्षों की बात करें तो 8 खिलाड़ी, और एक पक्ष की बात करें तो 4 खिलाड़ी। अब इसमें क्या पूछा है? पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, यानी कि एक पक्ष की बात पूछी है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी 4। ध्यान रखें इस चीज को। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेसबॉल में बताना, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 6। अब बेसबॉल की बात कर लें, प्रत्येक पक्ष की बात है यहाँ पर, यानी हर एक पक्ष में एक पक्ष की बात करें तो कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 खिलाड़ी। एक पक्ष में बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, और दोनों पक्षों की बात कर लें तो 18 खिलाड़ी हो जाएंगे। ध्यान रखें इस बात को, बेसबॉल की बात है ये। बेसबॉल में एक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक टीम में, यानी एक टीम की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। वॉलीबॉल कि प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या बतानी कितनी होती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल की एक टीम में 6 खिलाड़ी और दोनों में मिला के 12 खिलाड़ी। तो इसमें है प्रत्येक टीम पूछा है, तो प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 5 खिलाड़ी। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं, और बात करें दोनों पक्षों की मिला के तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक पक्ष की बात है, तो प्रत्येक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लें, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? यानी कि ऐसा खेल है जिसमें दोनों ही, मतलब महिला और पुरुष दोनों के द्वारा ही वो खेल खेला जाता है, तो उस खेल का नाम बताना है। ऑप्शन ए बेसबॉल, ऑप्शन बी सॉफ्टबॉल,
ऑप्शन सी कार्फ बॉल, ऑप्शन डी हैंडबॉल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस खेल का नाम बताइए जिसमें महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्फ बॉल। जो कार्फ बॉल होता है इसे महिला और पुरुष दोनों के द्वारा ही ये खेला जाता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कार्फ बॉल। अगला क्वेश्चन आ गया है, दादा के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताना है कि दादा के नाम से किस प्लेयर को जाना जाता है, किस खिलाड़ी को पहचाना जाता है। दादा कहते हैं उनको, उनका उपनाम है ये। ऑप्शन ए ऊधम सिंह, ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन सी रूप सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद। जो उसके फुटबॉल जो ये होती है आपकी, क्या कहते हैं इसको, ये क्या कहते हैं, मेजर ध्यानचंद है। ये हॉकी के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद, तो इनको दादा के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी इंटरनेशनल फुटबॉल मैच होता है तो उसकी एक टाइमिंग होती है कि इतने टाइम में इस मैच को ओवर करना है। तो जो इंटरनेशनल फुटबॉल मैच होता है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच बोलते हैं, तो ये कितने समय में खेला जाता है, यानी एक पाबंदी होती है टाइम की, कितने समय में ओवर करना है इस खेल को। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 90 मिनट। जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच होता है इसे 90 मिनट में ख़त्म करना होता है, इसकी समयावधि ही 90 मिनट की होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पोल वॉल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सब, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूरा वीडियो देखें मित्रों अंत तक, तभी नॉलेज हो पाएगा। ऑप्शन ए रियान बोथा, ऑप्शन बी सरगेई बुबका, ऑप्शन सी एमजा जॉर्ज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताना है पोल वॉल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरगेई बुबका। सरगेई बुबका को पोल वॉल्ट का बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जितने भी क्रिकेट प्लेयर हैं किसी भी कंट्री का हो, यानी उनमें से कौन सा ऐसा क्रिकेट खिलाड़ी है जिसे हॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है, हॉलीवुड के नाम से उसे पहचान मिली है। तो कौन सा खिलाड़ी है। ऑप्शन ए विनोद कांबली, ऑप्शन बी शेन बॉर्न, ऑप्शन सी सचिन, ऑप्शन डी सौरभ गांगुली। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है किस खिलाड़ी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेन बॉर्न। शेन बॉर्न को हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर को जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का हमारे अंतिम क्वेश्चन है और बेहद इंपॉर्टेंट है। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है। तो ऑप्शन ए स्टीव बकनर, ऑप्शन बी डिकी बर्ड, ऑप्शन सी डेविड शेफर्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आपको बता दें, बी, यानी कि डिकी बर्ड। डिकी बर्ड को ग्रेट डिलेयर उपनाम से पहचाना जाता है। ध्यान रखें आप इस चीज़ को। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, डिकी बर्ड। मित्रों, इसे मैंने 40 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि हर एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट, और जो लोग केबीसी की तैयारी करें उनके लिए बहुत बेटर है।
वीडियो को पूरा देखेंगे तभी नॉलेज होगा, अधूरा देखेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए डी सर एकेडमी को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए, एंजॉय करते रहिए पढ़ाई को।